नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इंसानी दिमाग से जुड़े दो ऐसे मनोवैज्ञानिक विषयों पर बात करने वाले हैं जिन्हें समाज में शायद सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है, सिजोफ्रेनिया और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। अक्सर इन नामों को सुनते ही मन में डर या अजीब सी भ्रांतियां आ जाती हैं, है ना? तो चलिए आज विज्ञान के चश्मे से इन दोनों को गहराई से समझते हैं और सारी गलतफहमियों को हमेशा के लिए दूर करते हैं। आज हम किन चीजों पर बात करेंगे, उसका एक छोटा सा रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले स्प्लिट माइंड के मिथक को तोड़ेंगे, फिर लक्षणों को डिकोड करेंगे, इसके पीछे के जैविक और पर्यावरणीय कारणों को समझेंगे, उसके बाद मशहूर सिबिल होक्स यानी एक बहुत बड़े धोखे की कहानी जानेंगे और आखिर में इलाज और उम्मीद पर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, स्प्लिट माइंड का मिथक। ये एक ऐसा भ्रम है जिसने इन बीमारियों की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी है। देखिए, सिजोफ्रेनिया शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो वो होता है स्प्लिट माइंड या बटा हुआ दिमाग। अब यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। अक्सर ऐसा मान लिया जाता है कि इसका मतलब है एक ही इंसान के अंदर कई अलग अलग शख्सियतों या पर्सनालिटीज का होना, जैसा हॉलीवुड फिल्मों में दिखाते हैं। पर असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिजोफ्रेनिया का असली मतलब है वास्तविकता से टूट जाना। वो मल्टीपल पर्सनालिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो दरअसल एक पूरी तरह से अलग कंडीशन है जिसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं। अब एक बेहद हैरान करने वाली बात सुनिए। सिजोफ्रेनिया दुनिया की कुल आबादी के लगभग सिर्फ 1% हिस्से को ही प्रभावित करता है। सिर्फ 1%। फिर भी मीडिया या आम चर्चाओं में देखा जाए तो ये किसी भी अन्य मानसिक बीमारी के मुकाबले सबसे ज्यादा डर और सनसनी पैदा करता है। मतलब एक ऐसी स्थिति जो इतने कम लोगों को होती है, वो सिर्फ अधूरी जानकारी की वजह से इतनी खौफनाक बन चुकी है। भाग 2, लक्षणों को डिकोड करना। अब ये समझना जरूरी है कि आखिर ये वास्तविकता से टूट जाना असल में कैसा महसूस होता है। मनोवैज्ञानिक इस भारी भरकम मेडिकल भाषा को आसान बनाने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प तरीका अपनाते हैं, जोड़ने और घटाने का कॉन्सेप्ट। लक्षणों को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहले हैं पॉजिटिव लक्षण, यानी अनुभव में कुछ नया जुड़ जाना। दूसरे हैं नेगेटिव लक्षण, यानी सामान्य व्यवहार या भावनाओं का कम हो जाना या घट जाना। और तीसरे हैं डिसऑर्गेनाइज लक्षण, यानी विचार और व्यवहार का पूरी तरह से बिखर जाना। है ना आसान? चलिए सबसे पहले पॉजिटिव लक्षणों को थोड़ा करीब से समझते हैं। सच कहूं तो ये किसी के लिए भी एक बेहद डरावना अनुभव हो सकता है। सोचिए जरा, दिमाग के अंदर चलने वाली आवाजें अचानक ऐसा लगने लगे जैसे बाहर से कोई बोल रहा हो, और वो भी अक्सर गालियां या बुरी बातें। इसे ऑडिटरी हैलुसिनेशन कहते हैं। इसके अलावा खुद को किसी बहुत बड़े मिशन पर समझना या फिर हर वक्त ये खौफ रहना कि कोई बाहरी ताकत उन्हें कंट्रोल कर रही है, ये सब इन पॉजिटिव लक्षणों का ही हिस्सा है। और अगर डिसऑर्गेनाइज लक्षणों की बात की जाए तो यहाँ ध्यान केंद्रित करने की जो दिमागी क्षमता है वो पूरी तरह से टूट जाती है। इसे अक्सर वर्ड सैलिड कहा जाता है। मतलब विचार इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि जब इंसान बोलता है तो वो महज कुछ बेतरकीब शब्दों का एक समूह लगता है जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। सोचा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में किसी से बात करना या कोई भी साधारण सा फैसला लेना कितना दर्दनाक और मुश्किल हो जाता होगा। भाग 3, मस्तिष्क, जीन और पर्यावरण। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए उन जैविक और बाहरी कारणों की पहेली को सुलझाते हैं। यहाँ एक बहुत ही कमाल का सिद्धांत है जिसे डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल कहते हैं। अक्सर ये सवाल उठता है कि क्यों कुछ कमजोर लोग कभी इस बीमारी का शिकार नहीं होते जबकि कुछ हो जाते हैं। खैर, ये मॉडल इसका बिल्कुल सटीक जवाब देता है। इसके मुताबिक ये सब आनुवांशिक कमजोरी और बाहरी तनाव के बीच का एक बेहद जटिल खेल है। आइए इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले नंबर पर आती है जेनेटिक या आनुवंशिक कमजोरी। लेकिन सिर्फ जेनेटिक्स ही सब कुछ नहीं है। दूसरे नंबर पर आता है पर्यावरण, जैसे कोई वायरस, जीवन का कोई बहुत बड़ा सदमा या फिर मारिजुआना जैसे ड्रग्स का इस्तेमाल। ये चीजें एक ट्रिगर का काम करती हैं और तब जाकर तीसरे स्टेप पर मनोविकृति या साइकोसिस की शुरुआत होती है। अगर आसान शब्दों में कहें तो पर्यावरण उस बंदूक का ट्रिगर दबा देता है जिसमें गोलियां इंसान के जीन्स ने भरी होती हैं। आइए जरा इन आंकड़ों पर गौर करें, ये सच में चौंकाने वाले हैं। आम आबादी में इस बीमारी का जोखिम सिर्फ 1% है, लेकिन अगर किसी के माता पिता या भाई बहन को ये बीमारी है तो ये जोखिम सीधा 10 गुना बढ़कर 10% हो जाता है। और अगर बात आइडेंटिकल ट्विन्स या जुड़वा बच्चों की हो तो यकीन मानिए ये जोखिम 40 से 45% तक उछल जाता है।
ये आंकड़े हमें साफ साफ बताते हैं कि इस बीमारी में जेनेटिक्स का कितना गहरा और बड़ा रोल है। लेकिन कहानी सिर्फ जीन्स पर खत्म नहीं होती, हमारे दिमाग के अंदर भी बहुत कुछ बदल रहा होता है। होता क्या है कि डोपामाइन रिसेप्टर्स की संख्या बढ़ जाती है, जिससे दिमागी हलचल बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। इसके साथ ही थैलेमस और एमिगडाला, जो हमारी इंद्रियों और डर को कंट्रोल करते हैं, वो भी हद से ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। मतलब एक ऐसा डोपामाइन सिस्टम जो इतना ज्यादा ओवर एक्टिव हो चुका है कि वो अंदर के ख्यालों और बाहर की असली दुनिया के बीच का फर्क ही भूल जाता है। भाग 4, सिबिल पहचान का धोखा। अब हम अपनी दिशा थोड़ी सी बदलते हैं और मनोविज्ञान के इतिहास के एक ऐसे किस्से की बात करते हैं जो किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए ये क्लियर कर लेते हैं कि आखिर डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर यानी DID होता क्या है। ये दरअसल इंसान की चेतन जागरूकता में आने वाली एक बेहद दुर्लभ रुकावट है, जहां एक ही इंसान के अंदर दो या उससे ज्यादा बिल्कुल अलग-अलग पहचानें या पर्सनैलिटीज उभर कर आ जाती हैं। और हाँ, जैसा कि हमने पहले बात की थी, ये सिजोफ्रेनिया से पूरी तरह से अलग है। तो कहानी शुरू होती है 1970 के दशक में शर्ली मेसन नाम की एक महिला से। उन्हें सिबिल का उपनाम देकर एक बेस्ट सेलर किताब में पेश किया गया। दावा ये था कि उनके अंदर 16 अलग-अलग पर्सनालिटीज हैं। उनकी थेरेपिस्ट डॉक्टर कोनी विल्बर ने इस दावे को जमकर प्रमोट किया और ये रातों रात एक सेंसेशन बन गया। लेकिन बाद में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। शर्ली ने खुद कबूल किया कि ये सब एक जानबूझकर रचा गया नाटक था। शायद ये सब थेरेपिस्ट के दबाव में या फिर बस थोड़ा सा ध्यान खींचने के लिए किया गया था। अब ये सवाल उठ सकता है कि एक झूठी कहानी से क्या ही फर्क पड़ता है। तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 40,000। जी हाँ, सिबिल किताब छपने से पहले पूरी दुनिया में इस डिसऑर्डर के बमुश्किल 100 मामले दर्ज थे। लेकिन किताब के मशहूर होने के कुछ ही सालों के अंदर ये आंकड़ा सीधे 40,000 तक पहुंच गया। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि जब कोई गलत जानकारी किसी सनसनीखेज तरीके से फैलाई जाती है तो वो कितनी खतरनाक और असरदार साबित हो सकती है। हालांकि सिबिल का मामला एक बहुत बड़ा धोखा जरूर था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आधुनिक विज्ञान इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही सिरे से नकार देता है। बिल्कुल नहीं। आज के समय में कुछ रिसर्चर्स ने ये पाया है कि जब अलग अलग पहचानें सामने आती हैं तो इंसान के दिमाग और शरीर में सच में बदलाव होते हैं, यहाँ तक कि आंखों की रोशनी या बाएं दाएं हाथ के इस्तेमाल में भी। इससे ये बात समझ में आती है कि शायद कुछ लोगों के लिए ये विकार किसी बहुत ही गहरे और भयानक आघात को सहने का एक आखिरी और चरम तरीका हो सकता है। भाग 5, उपचार, कलंक और उम्मीद। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, जहां बात होगी इलाज की, समाज की सोच बदलने की और सबसे जरूरी उम्मीद की। सबसे अच्छी बात यह है कि इन स्थितियों को मैनेज करने के कई बेहतरीन और कारगर तरीके आज मौजूद हैं। सबसे अहम है अर्ली इंटरवेंशन, यानी सही समय पर बीमारी को पकड़ लेना और इलाज शुरू कर देना। आज की मॉडर्न एंटीसाइकोटिक दवाएं दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन को बैलेंस करने का बेहतरीन काम करती हैं। इसके साथ ही कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और कुछ बेहद गंभीर मामलों में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी काफी मददगार साबित होती हैं। अगर सही वक्त पर कदम उठाया जाए तो इन लक्षणों को इंसान की परमानेंट पर्सनालिटी बनने से रोका जा सकता है। अब यहाँ एक बहुत ही कड़वे सच पर बात करना बेहद जरूरी है। हॉलीवुड की फिल्मों या टीवी शोज ने एक ऐसी इमेज बना दी है कि सिजोफ्रेनिया वाले लोग बहुत हिंसक या खतरनाक होते हैं। लेकिन सच क्या है? सांख्यिकीय तौर पर सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। सिजोफ्रेनिया से जूझ रहे लोग किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बजाय खुद हिंसा का शिकार होने की बहुत ज्यादा संभावना रखते हैं। ये एक ऐसा खतरनाक और झूठा स्टीरियोटाइप है जिसे हमें मिलकर हर हाल में तोड़ना होगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी को ये बीमारी है तो उसकी जिंदगी खत्म हो गई। सही मैनेजमेंट के साथ एक बेहद सफल और शानदार जिंदगी जीना 100% मुमकिन है। जरा नोबेल पुरस्कार जीतने वाले महान गणितज्ञ जॉन नैश या फिर ब्रायन विल्सन जैसे लेजेंडरी संगीतकारों को ही देख लीजिए। इन्होंने सिर्फ अपनी बीमारी का डटकर सामना ही नहीं किया, बल्कि अपने बेमिसाल काम से पूरी दुनिया पर अपनी एक अलग छाप भी छोड़ी। कहा जाता है कि समझदारी ही करुणा की कुंजी हो सकती है, और सच कहूं तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का सार भी बस यही है। इन मानसिक बीमारियों से जुड़ा जितना भी डर और कलंक हमारे समाज में है, वो सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता की वजह से है।
जब विज्ञान को समझा जाता है, सही तथ्यों को सामने रखा जाता है, तभी उस डर को खत्म करके उसकी जगह एक सच्ची सहानुभूति लाई जा सकती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को एक बहुत ही अहम सवाल इस साथ खत्म किया जाता है। जब हमें पता है कि इस कलंक और गलतफहमी का कितना गहरा और बुरा असर होता है, तो एक समाज के तौर पर हम कैसे उस डर को सक्रिय रूप से दूर कर सकते हैं? हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिन लोगों की वास्तविकता इस तरह से टूट रही है, उन्हें शुरुआती दौर में ही सही मदद मिल सके? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। तथ्यों की इस पड़ताल में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।